हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल के तीसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल का दूसरा पार्ट देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री से 10 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री से 10 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ही करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि इस साइंस न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आपको PDF मिले तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो जा करके चेक कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक पिंड ऊर्ध्वाधर रूप में फेंका जाता है तथा वह 10 मीटर की उच्चतम ऊंचाई तक ऊपर उठता है। वह वेग जिससे पिंड को ऊपर की तरफ फेंका गया था, जबकि जी का वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, जिसके चलते वो वस्तु 10 मीटर की महत्तम ऊंचाई तक पहुंचता है, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस वेग से उस वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं कि वो वस्तु 10 मीटर की महत्तम ऊंचाई को कवर कर पा रहा है। आप कहेंगे सर बनेगा कैसे? बिल्कुल आसानी से बनेगा। ध्यान दीजिए कि आपका ये कोई वस्तु है, ये एक छोटा सा बॉल है, जिसको क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहे हैं सर, ऊपर ऊर्ध्वाधर फेंक रहे हैं। जैसे ही आप इसको ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो ये वस्तु 10 मीटर की महत्तम ऊंचाई को कवर कर रहा है। जैसे ही आप इस वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तब ये वस्तु क्या कर रहा है, 10 मीटर की महत्तम ऊंचाई को कवर कर रहा है। और मैंने पीछे के कई सेशन में आपको बताया है कि जब किसी वस्तु को आप ऊपर की ओर फेंकते हैं और वो वस्तु महत्तम ऊंचाई को कवर करता है, तब उस वस्तु का उस क्षण जो वेग होता है वो कितना हो जाता है? आप सभी कहते हैं सर उस क्षण उसका वेग 0 हो जाता है, और इसीलिए ये वस्तु क्या होता है, फिर से नीचे गिरना शुरू कर देता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाए, जी का वैल्यू कितना लिया जाए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाए, तो आप इस वस्तु को किस वेग से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, यानी कि वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u = वाट, ये चीज़ आपको बताना है। आप कहेंगे सर यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? तो आपके क्वेश्चन में डाटा क्या सब है, तो वस्तु का अंतिम वेग है, वस्तु द्वारा तय किया गया ऊंचाई दिया हुआ है, और गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है। मेरे मित्र, आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग v² क्या कहते हैं, तो सर u² - 2gh होता है। v² फार्मूला हम लोग क्या कहते हैं, तो सर u² - 2gh होता है। ध्यान दीजिए, आपके क्वेश्चन के अनुसार जो डाटा है, आप क्या कहिएगा, सर अंतिम वेग तो 0 हो जाएगा, तो हम 0 का स्क्वायर करेंगे। u तो हमको निकालना ही है, तो u² ही रहेगा, -2, g का वैल्यू कितना लेना है सर, 9.8 लेना है। h कितना है सर, तो सर 10 मीटर की महत्तम ऊंचाई को कवर कर रहा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर 0 का स्क्वायर करके ही क्या होगा, ये तो 0 ही रहेगा, तो संतुष्टि के लिए लिख लेते हैं यहाँ पे, और ये u² हो जाएगा माइनस यहाँ पे 2 × 98 हो गया ये। तो आप कहेंगे सर 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, ये हो जाएगा आपका 196। निकालना तो आपको u है, तो ध्यान दीजिए इधर u² है, आप इसको इधर ले आएंगे तो आप कहेंगे सर -u² हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, -196। आप कहेंगे सर ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं u चूँकि इधर स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल में आ जाएगा, √, आ जाएगा। तो आप कहिएगा सर u हो जाएगा √196। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर u हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। u क्या हो जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब आप इस वस्तु को 14 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वस्तु आपका कितना महत्तम ऊंचाई कवर करेगा, तो सर 10 मीटर का। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे?
आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का संवेग 5 सेकंड में 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड तक बढ़ने के लिए कितना बल लगाना होगा। बढ़ने के लिए नहीं होगा, बढ़ाने के लिए होगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु के संवेग को 5 सेकंड में 40 केजी मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए उस वस्तु पर कितना बल लगाया जाएगा, ये चीज़ आपको बताना है। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन में वस्तु के संवेग में क्या हो रहा है सर, बढ़ोतरी हो रहा है, यानी कि संवेग में परिवर्तन हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन में संवेग में परिवर्तन, जिसको हम लोग डेल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना हो रहा है। तो आप कहेंगे सर 40 केजी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये संवेग में परिवर्तन कितना देर में हो रहा है। तो आप सभी कहेंगे सर क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 सेकंड में हो रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी वस्तु का संवेग 40 केजी मीटर पर सेकंड 5 सेकंड में हो जा रहा है तो उस वस्तु पर कितना बल लग रहा है, यानी कि F इक्वल टू वाट, या इतना संवेग को बढ़ाने के लिए 5 सेकंड में वस्तु पर कितना बल लगाएंगे। दोनों बतवा बराबरे है। आप कहेंगे सर बनेगा कैसे, ये बताइए। ध्यान रखिए, आप सभी सोच रहे होंगे कि F इक्वल टू एम ए तो ना लगेगा। बिल्कुल ना लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ना तो द्रव्यमान दिया हुआ है और ना ही त्वरण दिया हुआ है। मेरे मित्र, आपके क्वेश्चन में संवेग में परिवर्तन दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। याद कीजिए कि आपका ये फॉर्मूला न्यूटन के किस लॉ से आपको मिलता है। आप सभी कहेंगे सर F इक्वल टू एम ए हम सबको न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मिलता है। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मिलता है। यहाँ पे जरा सा याद कीजिएगा न्यूटन के द्वितीय गति नियम को। न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या कहता है, ये कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। यानी कि जो इसका स्टेटमेंट है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन डेल पी है और किसी भी भौतिक राशि को आप टी से यानी कि समय से डिवाइड कर दीजिएगा तो आप उसका रेट मालूम कर लीजिएगा, दर मालूम कर लीजिएगा। आप कह रहे हैं संवेग में परिवर्तन की दर, मतलब क्या कि डेल पी बटा टी, ये क्या हो गया, संवेग में परिवर्तन की दर हो गया। किसके समानुपाती होती है, तो वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है, यानी कि डेल पी बटा डेल टी इक्वल टू आप एफ लिख सकते हैं, या आप एफ इक्वल टू डेल पी बाय टी लिख सकते हैं। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे सर अब तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। हमारे क्वेश्चन में संवेग में परिवर्तन कितना दिया हुआ है, 40, और ये परिवर्तन कितना देर में हो रहा है, तो गुरुजी 5 सेकंड में। अब आप बताइए कि जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कहिएगा 5 8 40 हो जाएगा, यानी कि वस्तु के संवेग को 40 केजी मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए 5 सेकंड में वस्तु पर कितना बल लगाना होगा। आप कहेंगे सर 8 न्यूटन का बल लगाना होगा। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, ध्यान में रखिएगा कि हम लोग F इक्वल टू डेल पी बाई टी भी कहते हैं और F इक्वल टू हम लोग एम ए भी कहते हैं। एक्चुअली ये जो फार्मूला है वो आपके इसी फार्मूला में हिडन है। आप कहेंगे सर कैसे, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे जाना चाहूँगा उस जगह पे। A इक्वल टू आप लोग क्या लिखते हैं, V माइनस यू बाई टी। तो क्या हम F इक्वल टू जो एम ए लिख रहे हैं यहाँ पे हम F इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू बाई टी कर सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे एम वी माइनस एम यू हो जाएगा। एम वी को आप क्या कहेंगे, ये लीजिए, आप कहेंगे एम वी माइनस एम यू बाई टी। मेरे मित्र, आप इसको कहिएगा अगर P2, अगर ये आपका दूसरा संवेग है और ये अगर आपका पहला संवेग है तो P2 माइनस P1 क्या होगा, संवेग में परिवर्तन है ना होगा। वह ना लिख दिए हैं शॉर्ट फॉर्म में डेल पी। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि 1 केजी के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। फिर कहा जा रहा है कि इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 2 सेकंड के बाद वस्तु का विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। जी हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, 1 केजी है, और वो वस्तु पूर्व दिशा की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है, और फिर इसी वस्तु पर उत्तर दिशा की ओर 1.5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2 सेकंड बाद वस्तु कितना विस्थापन तय करेगी, ये चीज़ आपको बताना है।
ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कोई 1 केजी का वस्तु है। तो मान लीजिए ए जो है ये 1 केजी का एक वस्तु है। क्वेश्चन के अनुसार ये पूर्व दिशा की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 1 केजी की एक वस्तु पूर्व दिशा की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब एक समान वेग के साथ गतिमान है तो वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना होगा? आप कहेंगे सर 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपके क्वेश्चन में जो 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है वो वस्तु का क्या है सर? प्रारंभिक वेग है। और यहाँ पे वस्तु का मास भी दे दिया गया है, यानी कि द्रव्यमान भी दे दिया गया है। फिर क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसी वस्तु पर जब उत्तर दिशा की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ग्राफ पे हम लोग उत्तर दिशा कहाँ लेते हैं? ऊपर की ओर लेते हैं। तो इसी ऑब्जेक्ट पर 1.5 न्यूटन का बल उत्तर दिशा की ओर लगाया जा रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2 सेकंड बाद ये वस्तु कितना विस्थापन तय करेगी, यानी कि आपके क्वेश्चन में टाइम कितना दिया हुआ है? 2 सेकंड, और आपसे पूछा जा रहा है कितना विस्थापन तय करेगी, यानी कि ये कितना s तय करेगी। s इक्वल टू क्या होगा, ये चीज़ आपको बताना है। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे सर बड़ा ही आसानी से बन जाएगा। आप सभी के माइंड में s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का फॉर्मूला याद आ गया होगा। आप सभी के माइंड में s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का फॉर्मूला जरूर याद आ गया होगा। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे u क्या है? तो वस्तु का प्रारंभिक वेग है। t क्या है? तो सर समय है। a क्या है? तो त्वरण है। आप कहेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन में तो सिर्फ फोर्स दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, जबकि त्वरण तो दिया ही नहीं गया है, तब तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। सर यही फार्मूला लगेगा, लेकिन हम लोगों को इस डाटा से क्या करना होगा? पहले वस्तु का त्वरण निकालना होगा। ध्यान दीजिए, आपके क्वेश्चन में वस्तु का मास दिया हुआ है। तो आप कहेंगे सर मास तो 1 केजी दिया हुआ है। वस्तु पर बल कितना लग रहा है? तो सर 1.5 न्यूटन का बल लग रहा है। ध्यान दीजिए, आप लोग फोर्स इक्वल टू क्या फार्मूला पढ़ते हैं? तो आप कहते हैं सर F इक्वल टू ma होता है। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं सर A इक्वल टू F/m हो जाएगा? बिल्कुल। फोर्स कितना है सर? आप सभी कहेंगे सर 1.5 न्यूटन। और वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 1 केजी, यानी कि वस्तु का जो एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। वस्तु का त्वरण कितना होगा? 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर इस फॉर्मूला से आसानी से ये निकल जाएगा कि वस्तु कितना विस्थापन तय करा है। ध्यान दीजिए, आप सभी कहेंगे सर s इक्वल टू हो जाएगा, वस्तु का प्रारंभिक वेग है 2 मीटर पर सेकंड, तो 2, और समय कितना दिया हुआ है सर? तो पूछा जा रहा है 2 सेकंड बाद, तो 2 × 2 प्लस हाफ करेंगे। एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण कितना आया? आप कहेंगे सर 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर यहाँ पे t स्क्वायर है सर, यानी कि यहाँ पे समय का स्क्वायर होगा। समय कितना है? 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कहेंगे सर ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4 प्लस ये 1.5 दूना 3, काहे कि 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा, तो 4 + 3, यानी कि वस्तु ने कितना विस्थापन तय करा? तो सर 7 मीटर। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध है, जिनमें से प्रत्येक का मान 1/5 ओम है। उन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसके पास 5 प्रतिरोध है और प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है? 1/5 ओम है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन सारे प्रतिरोधों को जोड़ने पर जो अधिकतम प्रतिरोध का मान आएगा वो कितना आएगा? मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे सर बड़े ही आसानी से बना लेंगे। ध्यान दीजिए, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसके पास 5 प्रतिरोध है, यानी कि R1 भी है, R2 भी है, R3 भी है, R4 भी है और R5 भी है, और प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है? तो सर क्वेश्चन के अनुसार 1/5 ओम, 1/5 ओम, यानी कि 5 प्रतिरोध है और पाँचों का मान कितना है? 1/5 ओम है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन सारे प्रतिरोधों को जोड़ने पर जो अधिकतम प्रतिरोध का मान प्राप्त होगा वो कितना होगा?
मेरे मित्र, मैंने आप सभी को इससे पीछे के वीडियो सेशन में बताया है कि जब भी आप प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो अधिकतम प्रतिरोध की प्राप्ति होगी, और जब आप प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो न्यूनतम प्रतिरोध की प्राप्ति होगी। आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन सारे प्रतिरोधों को जोड़ने पर अधिकतम प्रतिरोध का मान क्या होगा। मतलब क्या कि हम लोग इन सारे प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ेंगे। आप सभी कहेंगे सर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और आप सभी कहते हैं सर श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, यानी कि जितना प्रतिरोध रहेगा उन सारे को हम जोड़ देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा सर, श्रेणी क्रम प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, आपके क्वेश्चन के अनुसार R1 कितना है 1/5, R2 भी उतना ही है, R3 भी आपका 1/5 ही, R4 भी वही सर, और R5 भी वही। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कहेंगे सर इसका एलसीएम हो जाएगा 5, और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये 5 बार 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जब आप इसको जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर ये 5/5 हो जाएगा, यानी कि जब इन सारे प्रतिरोधों को क्या किया जाए सर, जोड़ा जाए तो अधिकतम प्रतिरोध का जो मान होगा वो कितना होगा। आप कहेंगे सर 1 ओम होगा। तो आप बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि चाल, दूरी और समय का सही संबंध डैश है। क्या पूछा जा रहा है कि चाल, दूरी और समय में क्या संबंध होता है या क्या सही संबंध होता है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। भाई मेरे, आप सभी कहेंगे सर हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है सर, डिस्टेंस बाय टाइम। हिंदी में इसी को हम लोग दूरी बटा समय कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप d/t लिख सकते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चाल, दूरी और समय का सही संबंध है, आपके ऑप्शन में दिया हुआ है s = t/d, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है s = d/t, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है s = d/t, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है s = d-t। आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, ये तो सिर्फ आपने चाल की बात करा है, तो आप सभी इसको कहते हैं सर चाल = दूरी बटा समय हो जाता है। लेकिन अगर आपसे औसत चाल की बात कर लिया जाए, किसकी बात किया जाए सर, औसत चाल की, यानी कि एवरेज स्पीड की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या फार्मूला होता है। तो सर इसका फार्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि आपने जितना डिस्टेंस कवर किया और उस डिस्टेंस को कवर करने में आपको जितना समय लगा उससे डिवाइड कर देंगे दूरी को, तो क्या निकल जाएगा, तो सर औसत चाल मिल जाएगा, यानी कि एवरेज स्पीड मिल जाएगा। ये फार्मूला भी याद रखिएगा, आपके लिए उपयोगी है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 केजी है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। बड़ा ही आसान सा सवाल है और बहुत ही जल्द बना सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट मालूम है, और मेरे ख्याल से तो इसका आंसर 10 होना चाहिए। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे बोल दिए, आप भी बना सकते हैं। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वस्तु का भार 200 न्यूटन है। तो भाई हम यहाँ पे भार को W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो W = 200 न्यूटन लिख दिए। ध्यान दीजिए, फिर कहा जा रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास कितना है, तो सर मास है 20 केजी। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है गुरुत्वीय त्वरण यानी कि छोटा वाला g का वैल्यू क्या होगा। भाई मेरे, आप सभी बताओ कि आप लोग W = क्या फार्मूला पढ़ते हो, तो आप सभी कहते हैं सर mg पढ़ते हैं, यानी कि किसी वस्तु का जो भार होता है वो उस वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। आपके क्वेश्चन में वस्तु का भार दिया हुआ है कितना सर, 200 न्यूटन, वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है कितना, 20 केजी। क्या निकालना है, गुरुत्वीय त्वरण, तो 20 दाएं कितना होता है, आप कहेंगे सर 200, तो g = हम क्या गलत बोल दिए सर, 10 मीटर/सेकंड²। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, इस टाइप के प्रश्नों को आप भी अपने माइंड में सॉल्व कर सकते हैं।
बशर्ते कि आपके पास उस क्वेश्चन का सही कंसेप्ट होना चाहिए, साथ ही साथ क्या फार्मूला लगेगा इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप फूंक देंगे तो उड़ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने पर 2 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी डैश होगी। बड़ा ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को अगर ऊपर से नीचे स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए तो 2 सेकंड के बाद वो वस्तु कितना दूरी कवर करेगी, ये चीज़ आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो एक h ऊंचाई पर रखा हुआ है। इसको आप क्या कर रहे हैं सर, नीचे की ओर छोड़ दे रहे हैं। ये सरसराते हुए नीचे चला आएगा। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जब इसको स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा जाएगा तो 2 सेकंड बाद कितना दूरी कवर करेगा, ये चीज़ आपको बताना है। मेरे मित्र ध्यान में रखना कि जब इस वस्तु को आप ऊपर से नीचे छोड़ेंगे उस वक्त इसका वेग क्या रहा होगा। आप कहेंगे सर ये 0 से शुरुआत करा होगा, तो जाहिर सी बात है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना होगा। आप कहेंगे सर 0। अच्छा, ये पूछा जा रहा है कि 2 सेकंड बाद वस्तु कितना दूरी कवर करेगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर समय कितना रहेगा, तो सर समय 2 सेकंड हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा है और आपके क्वेश्चन में गुरुत्वीय त्वरण का जिक्र नहीं किया हुआ है तो आप जी का वैल्यू कितना लेंगे। आप सभी कहेंगे सर जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। अब आप कहेंगे कि सर हमसे जो पूछा जा रहा है 2 सेकंड बाद ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो हम लोग क्या h = ut प्लस हाफ GT² का फार्मूला लगा सकते हैं। सर बिल्कुल आराम से लगाएंगे और इसी फार्मूला से आपका आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे कैसे, तो देख लीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं सर h वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, आप कहेंगे सर 0। कितना समय है सर 2 सेकंड, ये तो पहले ही 0 हो जाएगा। कोई भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 ही, प्लस हाफ जी का वैल्यू कितना लेना है, तो सर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो गुना 9.8, यहाँ पे टी स्क्वायर है सर, समय है आपका 2 सेकंड, तो सर यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये तो पहले से ही 0 है, तो हम लोग h क्या लिख सकते हैं, तो सर h = 9.8 इंटू 2 लिख सकते हैं। जब आप इसको गुना करेंगे तो आप कहेंगे सर 8 दूना 16 हो जाएगा, 9 दूना 18, 1 19, यहाँ पे आप पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि वस्तु 2 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो आप सभी कहेंगे सर 19.6 मीटर की दूरी कवर करेगी। तो आप बताइए कि आपका सही ऑप्शन क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तत्व का नाम है। जी हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो ये किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये चीज़ आपको बताना है। आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा, तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको पीछे के सेशन में भी बताया है कि ये जो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख रहे हैं, ये क्या बता रहा है, तो सर ये बता रहा है कि इस तत्व के पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है सर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर इस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ये पता चल रहा है कि इस तत्व में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 12। टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है सर 12। भाई मेरे, आप सबों को मालूम होना चाहिए कि परमाणु जो होते हैं वो विद्युतता उदासीन होते हैं और किसी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो अगर इस तत्व में 12 इलेक्ट्रॉन हैं तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर इसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी 12 ही होगी। ध्यान में रखिएगा, किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है वो उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है। तो अगर इस तत्व में प्रोटॉन की संख्या 12 है, इस तत्व का परमाणु संख्या भी कितना होगा 12 होगा। तो आप ये बताइए कि 12 किस तत्व का परमाणु संख्या है। आप सभी कहेंगे सर मैग्नीशियम का, यानी कि Mg का। तो आप ये बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में पोटेशियम भी है, तो पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो ध्यान में रखिएगा पोटेशियम का सिंबल K होता है और इसका परमाणु संख्या 19 लिखते हैं। आप कहेंगे हमारे ऑप्शन में सोडियम भी है, तो
तो सर सोडियम का सिंबल Na होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है सर 11 होता है। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में मैग्नीशियम है तो वो तो पता चल ही गया। आप कहेंगे सर रेडॉन भी है तो ध्यान में रखना है सर, इसका सिंबल Rn होता है और परमाणु संख्या 86 होता है। आप इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 283, 286, 284, 285। क्या होगा इसका सही आंसर? आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर अब ये कैसे पता चलेगा इसमें से कौन धातु का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और कौन अधातु का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। बिल्कुल पता चलेगा, बस आपको दो कंसेप्ट याद रखने हैं। क्या सर? तो पहला चीज़ याद रखेंगे कि जितने भी धातु के परमाणु होंगे, मेटल के एटम होंगे, उन सब के बाह्यतम कक्षा में या तो एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो आप इस चीज़ को एकदम कंठाग्र कर लेंगे कि धातु के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में या तो एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है या 2 या फिर 3। ध्यान में रखिएगा, जब आप अधातु की बात करेंगे तो जो भी अधातु के परमाणु होंगे उनके बाह्यतम कक्षा में या तो 4 इलेक्ट्रॉन रह सकता है या 5 इलेक्ट्रॉन रह सकता है या 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो आप इस चीज़ को भी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अधातु के जितने भी परमाणु होंगे उन सब के बाह्यतम कक्षा में या तो 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा या 5 या 6 या फिर 7, और अगर धातु रहेगा तो उसके बाह्यतम कक्षा में या तो 1 या फिर 2 या फिर 3 रहेगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर जो हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है उसमें 283 दिया हुआ है, जो कि ये बता रहा है कि इस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, और आपने बताया है कि धातु के बाह्यतम कक्षा में या तो 1 रहेगा या 2 रहेगा या 3 रहेगा। यहाँ पे 3 है, तो धातु का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो सब के सब किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? आप सभी याद रखेंगे अधातु का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। क्यों? क्योंकि अधातु के लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? या तो 4 या फिर 5 या फिर 6 या फिर 7। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी। बहुत ही आसान सा सवाल है। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या 298 है, यानी कि द्रव्यमान संख्या को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि सर A = 298 दिया हुआ है। फिर क्या कहा जा रहा है? फिर कहा जा रहा है कि इस तत्व के नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया हुआ है सर? 189 दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? हम लोग परमाणु संख्या को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि Z की संख्या क्या है, ये चीज़ बताओ। आप कहेंगे सर कैसे बनेगा? बिल्कुल ही आसानी से बनेगा। ध्यान दीजिए, आप सभी परमाणु संख्या के बारे में क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं सर परमाणु संख्या जो है वो तत्व के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी कि जिस तत्व में जितना प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही उस तत्व क्या होती है? परमाणु संख्या होती है। भाई मेरे, आपके क्वेश्चन में तत्व का द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है, न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है, तो क्या आप यहाँ से प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि आप सबों को मालूम है कि किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। और आप लोग फार्मूला के रूप में पढ़ते हैं सर A = P + N होता है। तो आप सभी कहेंगे सर क्वेश्चन के अनुसार द्रव्यमान संख्या के जगह 298 रखते हैं, प्रोटॉन तो हमको निकालना है, न्यूट्रॉन 189 है, तो ये हो जाएगा 298, ये 189 इधर आएगा तो -189 = P, या आप P = कितना कहेंगे सर? 109। यानी कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें प्रोटॉन की संख्या कितना आ रहा है? आप कहेंगे सर 109 आ रहा है।
आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है परमाणु संख्या कितनी होगी, आप कह रहे सर परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, तो आप ये लिख सकते हैं कि सर Z = P = 109। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस तत्व की परमाणु संख्या कितनी है, आप क्या कहेंगे सर 109 है। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी प्रश्न थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का न्यूमेरिकल प्रश्न अगर आपसे दोबारा पूछ लिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। और हाँ, उम्मीद ये भी करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाएँ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।